कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। ठीक, सिलेबस अगर हो तो सिलेबस पहले निकाल लो आप लोग। फोन में निकाल लो, फोन में खोल लो। क्या? इधर बैठ जाइए, नहीं तो आपको पीछे हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सिलेबस का पहला ही टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। ठीक है, तो हम सबसे पहली क्लास वहाँ से बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, किसने पहला कंप्यूटर बनाया, किसको फादर कहा जाता है। ये सारी चीज़ हम लोग पहले बेसिक नॉलेज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेबस का सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले मैं वो टॉपिक कराऊंगी जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जैसे रोबोटिक्स, एआई और साइबर सिक्योरिटी वाला जो थर्ड टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, है ना, और उससे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले वो टॉपिक करेंगे। ठीक है ना। फिर थर्ड टॉपिक है ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस से भी हर बार क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा मॉडल ई गवर्नेंस का है, कौन सा नहीं है, या तो कोई पोर्टल दे देगा ये ई गवर्नेंस से संबंधित है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है, इससे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक है इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो इसमें हमको पूरा इंटरनेट पढ़ना है, नेटवर्क क्या होता है ये सब पढ़ना, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स हम लोग वैसा ही पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चंस आने का पैटर्न है। ठीक है, हमें इस सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करनी है, मैं अभी से बता रही हूँ कि ठीक है, डाउट्स आएंगे हम लोग, आप लोग पूछना, मैं बताऊंगी, लेकिन कोई भी एक टॉपिक पे एकदम रिसर्च नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एमपीपीएससी की जो डिमांड है वैसा। ठीक है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पहला ही टॉपिक, आप लोग हेडिंग डालिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और हम लोग पीडीएफ से हाँ, एक और चीज़, पीडीएफ से ही करने वाले हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथ में आप लोग रनिंग नोट्स बनाते चलना, जो भी मैं समझाऊंगी बोर्ड में जो लिखूंगी वो आप लोग नोट्स बनाते चलना, हम लोग अलग से नोट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि उतना सारा लिखवाना पॉसिबल नहीं है, है ना। ठीक, तो हेडिंग डालिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा चलिए बताइए कंप्यूटर क्या होता है, पहला ही क्वेश्चन, क्या होता है कंप्यूटर? पांचवी छठवीं क्लास में ही पढ़ लिया था ना कि कंप्यूटर क्या होता है हाँ हाँ, सबसे पहला ही एक लाइन होती है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इतना तो सबको पता है, ठीक है, पांचवी क्लास के बच्चे को भी पता है। तो क्या करती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? कंप्यूटर आउटपुट देती है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम सबसे पहले तो उसको रॉ डेटा देंगे एज एन इनपुट, इनपुट के फॉर्म में हम रॉ डेटा देंगे, फिर वो क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग किसकी हेल्प से करेगा? उसके पास एक माइक्रो प्रोसेसर होगा। अगर हम जनरल कंप्यूटर की बात करें तो उसके पास माइक्रो प्रोसेसर कौन सा होता है? सीपीयू। ठीक है, और सीपीयू के थ्रू हमको वो क्या देता है? आउटपुट। आउटपुट कहाँ पे देगा? जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे अगर इसकी बात करें तो मॉनिटर पे। ठीक है, और आउटपुट देने के बाद उस आउटपुट को क्या करना पड़ेगा? उसे सेव करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो कहाँ सेव करेगा? को स्टोरेज डिवाइस में सेव करेगा। ठीक है, तो चलो लिखो सबसे पहले, ये क्या है? रॉ डेटा। रॉ डेटा को हमें क्या करवाना है? इनपुट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? रॉ डेटा का, रॉ डेटा के साथ क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी ना, तो रॉ डेटा क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग किसकी हेल्प से होगी? सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो मैं जनरली लिख देती हूँ यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। फिर फिर हमें क्या मिलेगा? डिजायर्ड आउटपुट, है ना। तो डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, किसकी हेल्प से मिलेगा? तो जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं या फिर आउटपुट यूनिट होती है उनकी हेल्प से। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली क्या होगा? स्टोरेज। स्टोरेज कहाँ होगा? अच्छा, कुछ स्टोरेज डिवाइस बताना आप लोग अपने हिसाब से। रैम, रोम, ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस में डिवाइसेस लाइक रैम,
इसके बारे में हम सब डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एकदम बेसिक बता रही हूँ कि कंप्यूटर क्या है। अब आप लोग बोलोगे मैडम क्या बता रही है, कंप्यूटर क्या है, लेकिन बेसिक तो जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बना लो एक फ्लोर चार्ट जैसे। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, क्या बनाया था इन्होंने? नहीं, पर्सनल कंप्यूटर नहीं बनाया था। पर्सनल कंप्यूटर तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले कुछ तो क्या बनाया था? इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक है। तो हमको सब पता रहता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, लगता है कि कंप्यूटर बनाया होगा, नहीं। पहले सबसे पहली बार इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये सब मैं लिखवाऊंगी पीडीएफ में भी, अभी हम देखते हैं। ये बना लिया आप लोग ने, समझ में आ गया कंप्यूटर क्या है? कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम एक रॉ डेटा को इनपुट देंगे, वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और हमको डिजायर्ड आउटपुट देगा, और डिजायर्ड आउटपुट को हम स्टोर करेंगे स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। क्या? अच्छा, दिख नहीं रहा है, ठीक ठीक। इसको मैं उधर कर देती हूँ, अब ठीक है। ठीक है, चलिए। इसका मैं इंग्लिश वाला खोल दूँ, इंग्लिश भी समझ में आ जाएगी, जहाँ पे नहीं आएगा मैं बता दूंगी। देखो, सबसे पहला ही पॉइंट है फादर, अगर हो सके तो ये जो प्रिंट आपको प्रोवाइड करेंगे उसका मतलब पीडीएफ निकाल लेना, या तो अगर प्रिंट देंगे तो उसको अपने सामने खोल के रखना, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सर को बोल दूंगी तो पीडीएफ प्रोवाइड कर। लिखना है तो लिखो, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये कह रही हूँ मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि क्लास में इतना सारा लिखवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो अगर लिखना है तो लिख लो, अच्छा है, लिख लो। और कुछ पॉइंट्स मैं इसके अलावा भी एक्स्ट्रा बताऊंगी इसकी हिस्ट्री में, ठीक है। लिखते हैं, सबसे पहले लिखो फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। उन्होंने क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। तो आगे लिख लेना एनालिटिकल इंजन। लेकिन मैं ये कह रही हूँ इतना बड़ा पीडीएफ कितने देर तक लिखोगे? सिर्फ सुन लो ना, सिर्फ सुन लो, सिर्फ सुन लो। ये पीडीएफ आपको दे देंगे, क्लास के बाद मिल जाएगा, है ना। हम लोग ये फोकस करते हैं कि क्लास में हम कितना याद रख पाते हैं, ठीक है। लिखने पे फोकस नहीं करना है अब, है ना। देखो, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, इन्होंने क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन। फिर है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, कौन है? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। तो इसको ऐसे याद रखना है कि कोई हेनरी भैया है, उसके पास पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। हेनरी हमारे बीच में कोई लड़का है, उसके पास पर्सनल कंप्यूटर है। पहले ऐसा होता था ना स्कूल्स में कि किसी के घर में अगर उसके पास कंप्यूटर है तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ये अभी के जेनजीज बच्चे नहीं समझेंगे, मतलब हम भी जेनजी में ही आते हैं, बट और भी पुराने जो है 90s वाले, ठीक है, किसी के पास पर्सनल कंप्यूटर मतलब बड़ी बात होती थी। तो ऐसे याद रख लो कि हेनरी एक लड़का है, उसके पास पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। फिर है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग का नाम आप लोगों ने पहले भी कभी सुना है क्या किसी दूसरी चीज में? ट्यूरिंग टेस्ट किससे संबंधित होता है? ट्यूरिंग टेस्ट रोबोटिक्स और एआई से संबंधित होता है। तो एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है, और उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट भी दिया था। ट्यूरिंग टेस्ट एआई में होता है, मतलब देखो जितनी भी डिवाइसेस अभी जो आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस, तो देखो वो तो कंप्यूटर डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, वो गलती भी कर सकती है। इसीलिए एक ट्यूरिंग टेस्ट करवाया गया था, और उसमें कुछ 3 या 4 उसके कुछ रूल्स है, ठीक है। उसके बाद अगर वो डिवाइस ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लेती तभी वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस के रूप में सामने आती है, ठीक है। तो इसके फादर भी एलन ट्यूरिंग है, ठीक। फिर नेक्स्ट है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, इसमें सेमर्स लिखा हुआ है, वो सेम्योर क्रे है, ठीक है। तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड का? क्रे वन। इन्हीं के नाम पे, सेम्योर क्रे के नाम पे पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे वन, लिख लो इसको, ठीक है। और यहाँ पे सेम्यूर लिखा हुआ है तो उसको मैं लिख देती हूँ सेम्यूर क्रे है वो, ठीक है। ये आप लोग अपडेट कर लेना उसमें, सेम्यूर क्रे, क्रे वन, क्रे वन पहला सुपर कंप्यूटर है दुनिया का, क्रे वन, ठीक है, इन्हीं के नाम पे।
अब नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, कौन है? विजय पांडुरंग भाटकर। तो ये भी पूछा गया है पहले कि फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन है, तो विजय पांडुरंग भाटकर। अब नेक्स्ट है फादर ऑफ इंटरनेट, तो विंड सर्फ। इसको कैसे याद रखना है? हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो बोलते हैं ना सर्फिंग हो रही है, तो ऐसे याद रखना, विंड सर्फ इंटरनेट के फादर। ठीक है। अब नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, इंडियन इंटरनेट के भी कोई फादर होंगे तो बी के सिंगल। ठीक है। फिर ये जो सब फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं याद नहीं करवाऊंगी, हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। ठीक है ना। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने, इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ठीक है। फिर है पहला डिजिटल कंप्यूटर, तो पहला डिजिटल कंप्यूटर है, ये बैक हो जाता है फिर आ जाता है, ठीक है। पहला डिजिटल कंप्यूटर बोलेगा तो एबीसी है। ठीक है, एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। तो कभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एबीसी दे दिया कि द टर्म एबीसी रिलेटेड टू कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म बताओ, तो याद रखना एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या है? पहला डिजिटल कंप्यूटर। और अगर पूछ लिया पहला ऐसा डिजिटल कंप्यूटर जिसको प्रोग्रामिंग में लाया गया, तो इसके बाद वाला जो ये फैक्ट दिया है कि पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो ये एनियाक है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब हम जनरेशन पढ़ेंगे तो पहली जनरेशन में एनियाक कंप्यूटर आ गए थे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग बोलना साथ में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एबीसी का फुल फॉर्म एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बस इतना याद रखना, पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, याद रखना, इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ लेकिन ये देखिए, पहला माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्यों बना? कोई भी कंप्यूटर की फंक्शनिंग के लिए एक प्रोसेसर चाहिए, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। ठीक है, इंटेल 4004, तो इसको लिख लो अलग से, पहला माइक्रो प्रोसेसर ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ वर्ल्ड इंटेल 4004। इंटेल 4004। कैसा? नहीं नहीं, डेट नहीं याद रखनी, इसीलिए तो मैंने सिर्फ उसको अलग से उतना ही लिखवा दिया है ना। फिर है पहला पर्सनल कंप्यूटर, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला पर्सनल कंप्यूटर वर्ल्ड का ऑल्टेयर 8800, ऑल्टेयर 8800। ठीक है। अब बताओ इंडिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? नहीं पता? इसको भी करते हैं। नहीं, इंडिया का पहला, लिख लेना इसके बाद एक पॉइंट लिखना, इंडिया का पहला पीसी पर्सनल कंप्यूटर है एच सी एल 8C। ठीक है, HCL 8C इंडिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर है। और वैसे वर्ल्ड का कौन सा है? ऑल्टेयर 8800। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने का ट्रेंड है कि पहला ब्राउजर कौन सा है, पहला वायरस कौन सा है, पहला एंटीवायरस कौन सा है, इसीलिए जो पहले पहले है उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर बोलेगा इंडिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, तो HCL 8C। ठीक, वर्ल्ड का कौन सा है? ऑल्टेयर 8800। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है वर्ल्ड का? इंटेल 4004। ठीक। अब नेक्स्ट है फर्स्ट लैपटॉप या फिर पोर्टेबल कंप्यूटर, ये याद नहीं रखना है हमें, नीचे वाला याद रखना है, पहला रियल पोर्टेबल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, तो ये ऑसबॉर्न 1 है, इसका भी नाम ऑसबॉर्न 1 है, जिसको डेवलप किसने किया था? ऑसबॉर्न स्मिथ ने किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा अपने उसमें, और आगे लिखना डेवलप्ड बाय ऑसबॉर्न स्मिथ। डेवलप्ड बाय मतलब पहला लैपटॉप लिखना, उसके आगे लिखना ऑसबॉर्न 1, ऑसबॉर्न 1 डेवलप्ड बाय ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑनलाइन में कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ये है ऑसबॉर्न 1 लिखना, उसके आगे लिखना ऑसबॉर्न स्मिथ, OSBORNESMITH।
ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, इतने फैक्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट आप लोग, मैं कुछ फैक्ट्स बता दे रही हूँ, वो लिख लो। ठीक है, अच्छा पहली प्रोग्रामर कौन है? कोई लेडी है, लेडी एडा ऑगस्टा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट लिखना, वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर, मतलब किसी ने पहले प्रोग्रामिंग की होगी कंप्यूटर पे, तो वो है लेडी, LADYADA, लेडी एडा ऑगस्टा, AUGUSTA, लेडी एडा ऑगस्टा। ठीक, फिर अच्छा अबेकस के बारे में सुना आप लोग ने? अबेकस की क्लासेस लगती है, क्या करवाते हैं वहां पे? क्या, हाँ कैलकुलेशन सिखाते हैं। तो वर्ल्ड की पहली, अगर पूछ लिया वर्ल्ड की पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी है, तो वो अबेकस ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, पहला गणना यंत्र। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस चीज को इंग्लिश में लिखा करो, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, वो गणना समझने में ही टाइम लग जाएगा, इसलिए पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबेकस। ठीक है, पहली प्रोग्रामर लेडी एडा ऑगस्टा। ठीक, उसके बाद हमने ये देखा था एनिएक कौन सा कंप्यूटर है? एनिएक कैसा कंप्यूटर है? अबेकस, ABACUS, अबेकस, ABACUS। ठीक है, देखो मैंने एनिएक के बारे में क्या बताया था, पहला जो प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था वो एनिएक था, लेकिन पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ABC पढ़ा था ना, एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। फिर अगर ये बोल दिया कि पहला ऐसा डिजिटल कंप्यूटर जो कमर्शियल रूप से, व्यापारिक रूप से यूज होने लगा, वो कौन सा है? तो यूनिवेक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, पहला व्यापारिक कंप्यूटर, पहला व्यापारिक कंप्यूटर। क्या हो रहा है ये? यूनिवैक लिखना, UNIVAC। यूनिवैक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म लिखिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये पहला व्यापारिक कंप्यूटर है, पहला कमर्शियल कंप्यूटर है। ठीक है, इतना ही था कंप्यूटर की हिस्ट्री में। ठीक है, आगे हम लोग जब इंटरनेट पढ़ेंगे तो उसकी कुछ हिस्ट्री होगी, हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर ले इसको। ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट, अब बिना देखे बताओ आप लोग। विंड सर्फ बताया था, हम लोग सर्च करते हैं, सर्फिंग होती है, तो फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ। पहला लैपटॉप, पहला लैपटॉप ऑसबॉर्न 1 किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑसबॉर्न स्मिथ। चार्ल्स बेबेज ने क्या डेवलप किया? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, पहला डिजिटल कंप्यूटर ABC, उसका फुल फॉर्म बताइए, आप ही बताओ। एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, बार बार बोलो, याद हो जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। पहला डिजिटल कंप्यूटर बोलेगा तो ABC होगा, लेकिन पूर्णतः जो प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था वो कौन सा है? एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, पहला कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा इंडिया में सुपर कंप्यूटर के फादर भाटकर, विजय पांडुरंग भाटकर।
ठीक है, सुपर कंप्यूटर अपने आप में एक टॉपिक है, हम लोग वो पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ टॉप मोस्ट अभी रिसेंटली कौन सा सुपर कंप्यूटर है, इंडिया में कौन सा टॉप पे है। ठीक है, तो इंडिया के कौन है फादर? विजय पांडुरंग भाटकर। और वर्ल्ड के? सैम्योर क्रे। उनके नाम पर पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1। ठीक है, अब बताइए और क्या फैक्ट थे। हाँ, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, और पहला पर्सनल कंप्यूटर ऑल्टेयर 8800, और इंडिया का HCL 8C, है ना, वो जो है इंटेल 4004 वो माइक्रो प्रोसेसर है। मैं इसको भी ऐसे ही याद करवाऊंगी, ये यूनिट भी आप लोग को बहुत अच्छे से हो जाएगी जैसे ट्राइब्स वाला हुआ था। ठीक है ना, वरना ये यूनिट बहुत परेशान करती है, बार बार कंफ्यूज होते हैं उसी उसी में। ठीक, और क्या था? इतना ही था ना। हाँ, एलन ट्यूरिंग कौन है? मॉडर्न कंप्यूटर के फादर, और साथ ही साथ उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट दिया था रोबोटिक्स या AI के लिए। ठीक है, बस ये इतना ही है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर की जनरेशंस। ठीक है, हेडिंग डालिए जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कितनी है टोटल? नहीं, हाँ 5। अभी कौन सी चल रही है? हाँ, AI की चल रही है, नंबर कौन सा है? 5th चल रही है ना, सबसे रिसेंट वाली 5वीं ही है। ठीक है, तो ऐसे कॉलम बना लो, पहली, ठीक है, सेकंड। इससे पूछा जाता है कि पहली जनरेशन में क्या यूज हुआ था, सेकंड में क्या यूज हुआ था, इसीलिए। ठीक है, पहला, दूसरा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिफ्थ। इसका टाइम पीरियड लिखना सबसे पहले। ठीक है, पहली वाली का टाइम पीरियड है 1942 से 55। इससे क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 42 से 55, फिर 1956 से 65 तक। ठीक है, 56 से 65 तक, फिर 66 से 75 तक, फिर आ जाता है 75 के बाद 1976 से 89 तक, और फिफ्थ में है 1990 से अभी प्रेजेंट तक। ठीक, ये 66 है ना, तो बोलिए पहली जनरेशन देखकर बोलना। 42 से 55, 56 से 65, 66 से 75, 76 से 89, और 90 से अभी तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही टाइम पीरियड है, इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये उस समय की बात है ना। तो अब बताओ फर्स्ट फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें क्या यूज हुआ था? नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर सेकंड में था, पहले में क्या था? सही बोल रहे हो आप, ऐसी ही अप्रोच होनी चाहिए। वैक्यूम ट्यूब, है ना, तो पहले इसमें लिख दो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। ठीक है, यू है, ठीक है। सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में कोई चिप यूज हुई थी, कौन सी चिप थी? हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, IC चिप। ब्रैकेट में लिख दो उसका फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप। अच्छा, फोर्थ में क्या यूज हुआ था बताइए? माइक्रो प्रोसेसर, और साथ में माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या यूज हुआ था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। ठीक है, VLSI इसका फुल फॉर्म मैं लिखवाती हूँ, देखो पहले में वैक्यूम ट्यूब, दिख नहीं रहा है, इसको हटा दूं थोड़ा सा, इधर हटा दूं क्या? मुझे भी यहाँ से वो फिर उसमें नहीं दिखता ना।
ठीक है, पहले में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, फोर में माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई। वीएलएसआई का फुल फॉर्म लिखिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ में हुआ है यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट, फिर एआई, सुपर कंप्यूटर, सब लिख दो इसमें। अभी जो सब यूज हो रहा है सब फिफ्थ जनरेशन के हैं। यूएलएसआई, इंटरनेट, एआई, सुपर कंप्यूटर, रोबोटिक्स, सब जो है ये सब फिफ्थ जनरेशन के हैं। जो अभी हम जिस जनरेशन में है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रहा है। कोई डाउट? चलो याद करें इसको। देखो, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप। अच्छा, आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, सेमीकंडक्टर है, क्या है? सेमीकंडक्टर, सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, आईसी चिप। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? कंप्यूटर का कौन सा भाग आ गया? प्रोसेसिंग वाला, क्या? सीपीयू वगैरह आ गया ना फोर्थ में। ठीक है, और फिफ्थ में ये जो अभी हम जो सुपर कंप्यूटर, एआई, रोबोटिक्स, सब कुछ जो है वो फिफ्थ जनरेशन का। इंटरनेट यूज कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, अब हमें देखना है स्पीड इसकी कितनी होगी। बहुत ही कम, मिली सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, मिली सेकेंड इसकी स्पीड है। ठीक, उसके बाद मिली के बाद सेकेंड वाले में माइक्रो। अच्छा, इसका पता है कि नहीं मिली सेकेंड कितना होता है? 10⁻⁻3। फिर माइक्रो, फिर लिखना नैनो, फिर नैनो के बाद पिको, ये होता है 10⁻⁻6। ये नैनो है तो -9, पिको -12, और उसके बाद फैक्टो। फैक्टो, हाँ फैक्टो है, हाँ 10⁻⁻15, 10⁻⁻15। याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना कि फैक्टो मतलब 10⁻, मतलब इतना कम। -15 +15 तो पता होगा ना, कि अगर मैंने लिखा है 10⁻3, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, कितना है? मतलब कितना? 1000। अब मैंने लिख दिया 10⁻⁻4, इसका मतलब क्या है? 4, मतलब 1/10, मतलब 10⁻4, मतलब 1/40, है ना? ये तो समझ में आता होगा मैथ्स के बच्चे। ठीक है, कई लोग नहीं होंगे ना, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक, तो पहले में उसको मैं रब कर देती हूँ वरना। हाँ, फैक्टो, FACTO, 10⁻⁻15। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या यूज हुआ था। तो पहले वाले इसमें पंच कार्ड यूज हुआ। ठीक है, बस याद रखना क्या यूज हुआ था। तो पंच कार्ड कभी पूछ लिया जाता है, पंच कार्ड कौन सी जनरेशन से संबंधित है? तो पंच कार्ड फर्स्ट से। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज कौन सी होगी? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में क्या क्या आता है? 0 और 1। बाय लिखा है मतलब सिर्फ दो ही उसमें, दो के 0 और 1। ठीक है, तो लिख देना बाइनरी लैंग्वेज। फर्स्ट मतलब बाइनरी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन से रिलेटेड है? फर्स्ट जनरेशन। अब सेकेंड में जो लैंग्वेज थी वो थी कोबॉल और बेसिक। कोबॉल और बेसिक, कोबॉल और बेसिक। कोबॉल का फुल फॉर्म लिखना इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, कॉमन बिजनेस
ऑपरेटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑपरेटेड लैंग्वेज। सी से कॉमन, बी से बिजनेस ऑपरेटेड लैंग्वेज लिख लेंगे या लिख के ऑपरेटेड लैंग्वेज। जितने भी फुल फॉर्म में बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म से हर बार क्वेश्चन आ रहा है ना। और बेसिक का भी फुल फॉर्म लिख लिए, बेसिक का ऊपर लिख दो वहां पे साइड में जगह ना हो तो। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स, BEGINERS, बिगिनर्स, ऑल, ALL, ऑल, पर्पस, बिगिनर्स ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, SYMBOLIC, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, फिर थर्ड वाले में क्या यूज हुआ था, तो फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन, ये जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो है फॉर्ट्रेन। कभी कभी आप लोगों को कोई बुक्स में या फिर दूसरी जगह फॉर्ट्रेन सेकेंड वाली जनरेशन में भी मिल सकता है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, सेकेंड थर्ड में यूज हुआ है। फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म, फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म बताइए, किसी को पता है ऑनलाइन में? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी लिखो, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फोर्थ का ऐसे कुछ स्पेसिफिक कुछ नहीं मिलता। फिफ्थ में, फिफ्थ, हाँ, C++, जावा, ठीक है, यही सारी लैंग्वेज है। पास्कल वगैरह भी इसी में आ जाती है। AI की जो लैंग्वेज है, वैसे AI में एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग चलता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग तो है, उसका मैंने उस दिन भी बताया था एक NLP करके, NLP, उसका फुल फॉर्म क्या है? AI में ही लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो AI का ही है। ठीक है, तो AI की जितनी लैंग्वेजेस है वो सब फिफ्थ जनरेशन में यूज होने लगी। ठीक है, समझ आया? उसका कुछ स्पेसिफिक ऐसे नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे भी C++, यहाँ फैक्टो, FACTO, फैक्टो 10⁻⁻15। ये मैं इसको मैंने इसलिए बता दिया, इसमें से ये यही वाला बस आएगा प्रीलिम्स में। ठीक है ना, और ये आ सकता है कि अच्छा बाइनरी वाइनरी, ये लास्ट वाला पॉइंट, बाकी आपको मेंस में पता होना चाहिए कि ऐसा अगर आ गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो आपको ये टेबल बनाना है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले। पहले वाले में क्या यूज हुआ, लैंग्वेज कौन सी? बाइनरी, बाइनरी में 0 और 1, बाइनरी के साथ साथ इसमें मशीन लैंग्वेज भी यूज हुई। ठीक है, मशीन लैंग्वेज लिख लो इसमें, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी के साथ साथ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, फिर सेकंड, सेकंड में क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में, और उसके बाद लैंग्वेज कौन सी, बेसिक और कोबॉल। बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और कोबॉल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, फिर थर्ड, थर्ड में आईसी चिप, और अगर लिखना है तो यहाँ लिख देना आईसी चिप किससे बनी होती है, सिलिकॉन से। अच्छा, आईसी चिप के कौन है इन्वर्ट, मतलब कौन, किसने डेवलप किया है आईसी चिप, पता है किसी को? पूछा जाता है माउस किसने किया, कीबोर्ड किसने किया, आईसी चिप किसने किया, बताइए ऑनलाइन में। जैक किल्बी। ठीक है, लिख लो ऊपर कहीं पर, आईसी चिप को जिसने डेवलप किया है वो है जैक, JACK, KILBY, जैक किल्बी। ठीक है, ऐसे याद रखो, चिप है वो, है ना आईसी चिप, तो चिपचिपी सी है, किलबिली सी है, ऐसे कुछ याद रख लेना। तो आईसी चिप जैक किल्बी, हाँ ऐसे ही याद करो क्योंकि बहुत सारे फाउंडर है, बहुत सारे फादर हैं। ठीक है, तो आईसी चिप के कौन है, जैक किल्बी। ठीक है, जैसे माउस के हैं डगलस एंजलबर्ट, वो आप आगे पढ़ोगे तो उसको हम लोग ने ऐसे याद किया था कि माउस जो है वो डगलाते रहता है, इसलिए डगलस एंजलबर्ट, है ना।
फिर उसके बाद फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो सी लैंग्वेज आ गई थी फोर्थ वाले में, यहाँ पे सी प्लस प्लस और एडवांस लैंग्वेज थी, ठीक है। और फिफ्थ में इंटरनेट, यूएलएसआई, ये सब यूज होने लगा, और जो लैंग्वेजेस थी वो सी प्लस प्लस, जावा और एआई की लैंग्वेजेस, ठीक है। सुपर कंप्यूटर भी इसी में आया, ठीक। ठीक है, एक बार इसका देख लेते हैं, इसमें भी है, बताना कहीं दिखे तो, है ना, नीचे है शायद। हर कुछ नहीं पढ़ना है, जो जो मैं बताऊंगी सिर्फ वही वही पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि नहीं नहीं, जनरेशन्स वाला देखना है। देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 से 59, लेकिन उसका टाइम पीरियड आप लोग याद रखना 42 से 56 तक है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। और इसमें क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, फॉर मेमोरी एंड सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैक्यूम ट्यूब इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ नहीं। हाँ, बस इसमें ये मैंने लिखवाया था, पंच कार्ड यूज हुई थी, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप है वो इसमें भी यूज हुआ था और सेकंड वाले में भी यूज हुआ था, तो बस इसका पंच कार्ड याद रखना, ठीक है। बाकी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम ट्यूब किसने डेवलप किया, ये लिख लो, वैक्यूम ट्यूब। ली डी फॉरेस्ट ने, ली डे फॉरेस्ट या फिर ली डी फॉरेस्ट, वैक्यूम ट्यूब डेवलप किसने किया, ली डी फॉरेस्ट, ठीक है। हाँ, फिर हमने स्पीड देखी थी कितनी, मिली सेकेंड, तो ये लिखा हुआ है मिली सेकेंड्स, ठीक है ना। अब इसके जो एग्जाम्पल थे, एनिएक, एडवाक, एडवैक, जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन में ही आ गए थे। एनिएक का फुल फॉर्म, एनी फुल फॉर्म बताओ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। फिर सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर यूज हुआ। और देखो लैंग्वेजेस मैंने बताया, फॉर्ट्रेन जो है वो सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, लेकिन बेसिक और कोबॉल, वो इसकी यहाँ पे बेसिक नहीं लिखा है, बेसिक और कोबॉल जो है वो सेकेंड जनरेशन की है, ठीक है। और इसका साइज जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा छोटा हो गया, ठीक। हाँ, ये एक बार देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स, हनीबेल, IBM 1620, IBM 7094, CDC 3600। देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, सेकेंड जनरेशन में भी IBM की सीरीज आ गई थी, थर्ड जनरेशन में भी वो थी, ठीक है। लेकिन कभी अगर पूछ लिया, एकदम टफ क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकता है कि IBM ये वाला सेकेंड का था कि थर्ड का था, तो सेकेंड का याद रखना, जब 4 डिजिट वाले होंगे ना तो वो सेकेंड जनरेशन में थे, और 3 डिजिट, मतलब IBM के बाद अगर 3 डिजिट नंबर है तो वो थर्ड जनरेशन वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पे IBM 7094, ये 4 डिजिट है ना। IBM 1620, ये 4 डिजिट है, इसीलिए ये सेकेंड जनरेशन। अब मैं थर्ड का दिखाती हूँ, देखो IBM 370, IBM 360, 3 डिजिट वाले हैं, इसलिए थर्ड जनरेशन। मैं इसलिए ज्यादा नहीं उस पर फोकस कर रही हूँ कि इतना टफ आएगा नहीं, इतने अंदर तक जाता नहीं है, वो SSC और RRB वगैरह जो एग्जाम्स है ना उसमें पूछा जाता है, MPPSC में नहीं पूछेंगे, ठीक है। ठीक, फिर थर्ड जनरेशन में हमने क्या पढ़ा था, IC चिप्स यूज हुई, और IC चिप के इन्वेंटर कौन है, किसने इन्वेंट किया, जैक किल्बी ने, ठीक है। रिमोट प्रोसेसिंग वगैरह इसमें स्टार्ट हो गई थी। लैंग्वेजेस इसमें हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे फॉर्ट्रेन, फॉर्ट्रेन सेकेंड में भी थी, लेकिन फॉर्ट्रेन का 2 to 4 वर्जन आ गया था, ठीक है। कोबॉल भी थी, फिर पास्कल, बेसिक, ये सब यूज होने लगे थे, ठीक है। फिर है फोर्थ में हमने पढ़ा था वेरी लार्ज स्केल सर्किट्स, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स में, हाँ, यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर आ गया। देखो पर्सनल कंप्यूटर क्यों आएगा, फोर्थ में हमने देखा था माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर मतलब CPU वाली सब चीजें, जब CPU होगा तो ही कंप्यूटर काम करना चालू करेगा, तो पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं वो सब फोर्थ जनरेशन में आ गए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, लेकिन C++ जो है वो फिफ्थ में आया था, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, इंटरनेट, इंटरनेट का जो टाइम पीरियड है वो 1990, 1989, 1990 मिलता है, जो WWW पढ़ते हैं, तो वो फोर्थ में भी आ जाता है, फिफ्थ में भी आ जाता है। लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर उसके एडवांस वर्जन है तो फिर ये फिफ्थ जनरेशन में आएगा, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर इसमें फर्स्ट, अच्छा, कोई नहीं, अभी हमने जो जनरेशन पढ़ी है उसी को, हाँ,
मैंने जो अभी जनरेशन आपको बताई उसी को मैं पीडीएफ से एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। सेम पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो अभी हमने उसमें चार्ट में बनाया था। एक ही चीज मैंने बताई, वैक्यूम ट्यूब। हाँ ये लिख लो, वैक्यूम ट्यूब को किसने इन्वेंट किया था, बताया था, ली डी फॉरेस्ट। वो पीडीएफ में भी लिखा है, ली डी फॉरेस्ट, LEEDEFOREST। ऐसे याद रखना, फॉरेस्ट जंगल होता है उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना, इधर से भी पेड़ है उधर से भी पेड़ है तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इसीलिए लीडी फॉरेस्ट वैक्यूम ट्यूब, है ना। जैक किल्बी, चिप, चिपचिपी क्या होती है, चिप, आईसी चिप, है ना। फिर उसके बाद यूएलएसआई वगैरह ये सब किस में आए, 5th जनरेशन में आए। ठीक है, बस इतना ही है। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पानी वानी पी लो। आप लोग बताओ कुछ और तरीके से पढ़ाना है या फिर ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है सब, है ना। क्वेश्चंस मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। और जो अजीब से क्वेश्चंस आते हैं वो भी अगर दूसरे दूसरे एग्जाम से वो मैं लेकर आऊंगी, वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जो नए क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमें भी नहीं पता होता है, जो इतने साल से पढ़ रहे हैं जो सीनियर्स हैं उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि नए क्वेश्चन नए ही होते हैं। हाँ उसके लिए ये कर सकते हैं कि जो दूसरे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं वो रिपीट होते हैं डायरेक्ट, पिछले बार भी 2 से 3 क्वेश्चन रिपीटेड थे। और मैं जो बोल रही हूँ फुल फॉर्म आता ही है, तो फुल फॉर्म एक दिन हम सिर्फ फुल फॉर्म की लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो भी मैं याद करवा दूंगी। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बताओ क्या क्या कंप्यूटर के बारे में सुना है आपने, कौन से कंप्यूटर होते हैं। हाँ मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और, हाँ जो हमारे घर में होता है वो तो, हाँ टच स्क्रीन वाले भी होते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर। हाँ वो कोई टाइप नहीं होता, हाँ ठीक है, लेकिन काम के आधार पर, पर्पस के आधार पर हो सकता है। और एनालॉग कंप्यूटर के बारे में सुना है, समझाती हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ठीक है, क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। अब हाँ यहाँ पे सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगी, साथ में जो भी मैं समझाऊंगी वो आप लोग अपने नोट्स में ऐड करते जाना, ठीक है। मैं टाइम दूंगी और उसको थोड़ा हो सके तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वहां लिखना ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, मतलब क्या, कौन सा कंप्यूटर क्या काम करेगा उसके आधार पर सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कार्य के आधार पर, लिख लिया, एनालॉग कंप्यूटर। सुना है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, बताइए। वो वॉच दिख रही है सामने जो लगी हुई है, वो कौन सी वॉच है, अच्छा किसी ने पहना स्मार्ट वॉच, वो कौन सी वॉच है, डिजिटल वॉच है, तो उसमें कौन सा कंप्यूटर होगा, डिजिटल कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं वो जैसे एनालॉग वॉचेस हो गई, है ना, ये वॉच जो होती है वॉल क्लॉक होती है, या फिर ये जो वॉचेस होती है। दूसरा जो थर्मोमीटर हम लोग देखते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। या तो जो स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या करते हैं, स्पीड मापते हैं। मतलब एनालॉग कंप्यूटर का अर्थ ये होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, वेट हो गया, इन सबको मापने के लिए जो इकाई होती है वो एनालॉग इकाई होती है। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को जो कंप्यूटर मापता है वो एनालॉग कंप्यूटर मापता है, ठीक है। तो इसके आगे लिख देना, एनालॉग कंप्यूटर के आगे सीस्मोग्राफ वगैरह भी इसमें आ जाएगा, बिल्कुल। मतलब क्योंकि वो हमको एनालॉग तरीके से दिखाता है, डिजिटल वाले तो वो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं 0 1, उसको फिर हमको कन्वर्ट करके वो हमको मशीनी भाषा में दिखाता है ना। लेकिन एनालॉग जो भी हम देख रहे हैं, थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, वॉच हो गई, वो सब एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें लिख देना आगे
जो भौतिक राशियों को मापते हैं, जो भौतिक राशियों को मापते हैं, विच कैलकुलेट फिजिकल क्वांटिटीज, विच कैलकुलेट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या क्या होगी फिजिकल क्वांटिटीज? लेंथ, लंबाई, हाँ लेंथ, टाइम, मास, वेट सब लिख दो। लेंथ लंबाई, फिर प्रेशर दाब, टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर ताप, तापमान, ठीक है, दाब मतलब प्रेशर, मास मतलब क्या? वजन, वजन तो वेट होता है, हाँ द्रव्यमान, ठीक, ठीक है लिख लिए। अब इसके एग्जांपल्स लिख लो एनालॉग कंप्यूटर के। सबसे पहले लिखना थर्मोमीटर, क्या करता है थर्मोमीटर? हाँ मतलब टेम्परेचर नापता है। अच्छा इसकी कौन सी इकाई होती है वैसे, मतलब किस किस फॉर्म में टेम्परेचर माप के देता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन, केल्विन और एक होता है आर से होता है कुछ, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। चार थे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ने, ठीक है। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यही बेसिक इकाई होती है जो हम सुनते हैं, ठीक है ना। तो पहले लिख लिए थर्मोमीटर, फिर स्पीडोमीटर, क्या करेगा स्पीडोमीटर? स्पीड माप। अच्छा स्पीड स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर है? क्यों स्केलर क्यों है? क्या डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में? मतलब फिजिक्स में क्यों पहुंच रहे हो मैडम? वेक्टर होते हैं जिसमें दिशा नहीं होती, वो स्केलर होते हैं। आपका साइंस था? नहीं था तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिजिक्स तो है ही हमारे, वो भी प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। कुछ नहीं होता। हाँ हाँ ये जो आप बोल रहे हो सदिश अदिश राशि बोल रही हो, जिसमें दिशा होती है जिसमें दिशा नहीं होती, जैसे स्केलर, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होगी। लेकिन वेक्टर में दिशा भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ, मतलब अगर देखा जाए 4 मीटर, ठीक है 4 मीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर मैं वहां से यहाँ तक आ गई, मतलब 4 और 4 कितना, टोटल 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन मैं अगर पूछ लूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, तो कितना होगा? 0। कैसे? विस्थापन क्या होता है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। तो मैं यहीं से गई थी और मैं यहीं पर आ गई, मतलब 0 हो गया। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे, कि मैं इस डायरेक्शन पे गई, इस डायरेक्शन से आ गई और फाइनली मैं यहाँ पे हूँ, मतलब एंडिंग पॉइंट और जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वो सेम है, ठीक है। अब समझ में आया? एकदम बेसिक है ये फिजिक्स का, 9th 10th क्लास में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या बताया मैंने? स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर। नेक्स्ट लिख देना एनालॉग क्लॉक, है ना, जो हम घड़ी पहनते हैं या फिर एनालॉग क्लॉक देखते हैं, वो सब एनालॉग क्लॉक, ठीक। अब नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बताइए कौन से होते हैं डिजिटल कंप्यूटर? सबसे पहले तो वॉच, वॉच मतलब जो डिजिटल वॉच है ना, डिजिटल वॉच है वो डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया। फिर स्टॉप वॉच भी डिजिटल कंप्यूटर, और कैलकुलेटर होगा, होगा क्योंकि डिजिटली दे रहा है वो हमको। तो इसमें लिख दो, आगे लिख देना, आगे लिख देना इसमें। हाँ और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी फॉर्म में डेटा देते हैं। बाइनरी मतलब किसके फॉर्म में? 0 और 1 के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो बाइनरी फॉर्म में डेटा देता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो आप आगे, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी प्रोग्राम 0 और 1 को परिवर्तित करके, मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा होता है पहले वो बाइनरी लेगा और उसको हमें दिखाना है तो उसको वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट कर देगा, परिवर्तित कर देगा। तो इसमें लिख दो डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब बाइनरी प्रोग्राम 0 और 1 को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम में परिवर्तित कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम में परिवर्तित कर देता है। तो इंग्लिश में लिखना डिजिटल कंप्यूटर कन्वर्ट्स, डिजिटल कंप्यूटर कन्वर्ट्स बाइनरी प्रोग्राम ब्रैकेट में 0, 1 इंटू इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम।
इसके उदाहरण लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स लिखिए। सबसे पहला कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, कंप्यूटर को हम लोग आसपास की जो चीजें हैं उसी से समझते चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लिखना कैलकुलेटर, फिर लिखना डिजिटल क्लॉक या फिर डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच, ठीक। अब थर्ड क्या होगा? थर्ड क्या है? हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है? हाइब्रिड हाँ, वो उसमें हो जाता है, आप कृषि में बोल रहे हैं ना। हाइब्रिड मतलब एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण हाइब्रिड है। मतलब सबसे पहले वो क्या करेगा हाइब्रिड कंप्यूटर, कि फिजिकल क्वांटिटीज को मापेगा, और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज को माप लिया उसको वो क्या देगा, हमको डिजिटली रूप से दिखाएगा। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। हॉस्पिटल में हम लोग देते हैं ईसीजी मशीन वगैरह, ब्लड प्रेशर माप रही, ये सब मशीन। उसमें सबसे पहले उसने क्या किया, एनालॉग कंप्यूटर का काम कर दिया। मतलब प्रेशर, ब्लड प्रेशर माप लिया, मतलब एनालॉग, वो उसने फिजिकल क्वांटिटी को माप लिया। लेकिन हमको दिखा कैसे रहा है वो? डिजिटल तरीके से। मतलब वहां पे एनालॉग भी हो गया, डिजिटल भी हो गया, ठीक है। तो इसमें लिख देना मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण। अच्छा, पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में क्या होता है? दिखता तो हमको नंबर दिखते, नंबर फॉर्म में, मतलब एनालॉग हो गया। लेकिन दिखता किस डिवाइस पे है? डिजिटली दिखता है, मतलब वो हाइब्रिड हो गया। तो पेट्रोल पंप का भी जो एग्जांपल है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही है, ठीक है। तो लिख दिया पहला पॉइंट, मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। लिखना बीपी मशीन। बीपी मशीन, फिर पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप मतलब समझ जाओ पेट्रोल पंप में क्या है ना, पेट्रोल पंप, ठीक। हाँ, बस इतने ही है इसके एग्जाम्पल, ठीक है। धड़कन मापते हैं, सिस्मोग्राफ वगैरह, जो भी सिस्मोग्राफ तो वैसे उसमें आ जाएगा, एनालॉग में आ जाएगा। लेकिन जो हमको डिजिटली रूप से दिखा रहा है वो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, पहला हमने देख लिया कार्य के आधार पर। हाँ हाँ, नहीं, जो डिजिटल वाली है ना उसकी बात कर रहे हैं, वहां पे लिख दो डिजिटल वाली जो मशीन है वो। हाँ, दूसरी वाली आ जाएगी एनालॉग में, ठीक। जो हमको डिजिटली दिख रहा है वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। जो दोनों काम करके दे रहा है, एनालॉग भी है उसको डिजिटल भी है, वो दोनों, वो क्या होगा? हाइब्रिड में हो जाएगा, ठीक है। इसके बस एग्जाम्पल्स याद रखना, हमने एनालॉग वाले देख लिए, डिजिटल वाले देख लिए, और उसके बाद डिजिटल में सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल वॉच आ जाएगा। और तीनों का मतलब दोनों का मिश्रण जो हाइब्रिड है उसमें क्या आ जाएगा? पेट्रोल पंप हो गया, जो ईसीजी मशीन्स हो जाती है, जो हॉस्पिटल में जितनी भी मशीन्स है जो डिजिटली दे रही है वो सब हाइब्रिड में आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइज के आधार पर। ये काम के आधार पर देख लिया। नेक्स्ट लिखना ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब आकार के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सबसे पहला हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो कैसा कंप्यूटर होता है? हाँ, पर्सनल कंप्यूटर। किस टाइप का है लेकिन वो? माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। अब मैं इसको समझा देती हूँ। देखो, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, दूसरे कंप्यूटर के कंपैरिजन में एक तो छोटा होता है, दूसरा उसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है। जैसे लैपटॉप हो गया जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सब माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो जाता है। पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब जो है ये माइक्रो कंप्यूटर का है, ठीक है। अगर इसमें लिखना चाहो, वैसे तो वो जो पीडीएफ है उसमें भी है, लेकिन अगर एक एक बुलेट पॉइंट्स लिखना है तो लिख लो, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में लिखना छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट लिखना एक समय पर एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। वन टाइम, एट वन टाइम ओनली वन पर्सन कैन वर्क। एक समय पर एक व्यक्ति काम कर सकता है, ठीक है। जैसे
घरों में, घर में, ऑफिस में, स्कूल्स में जो कंप्यूटर होते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक, जो बेसिक कार्यों के लिए होते हैं, इसके एग्जांपल्स लिख देना। पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे घरों में होता है, पर्सनल कंप्यूटर। फिर लैपटॉप, मोबाइल फोन, फोन भी माइक्रो कंप्यूटर का ही पार्ट है ना, मोबाइल फोन। हाँ, टैब वगैरह ये सब भी आ जाएगा। हाँ, जो हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, एक समय पे एक ही व्यक्ति कर रहा है यूज, मतलब साथ में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं साथ में बैठ के यूज कर रहे हैं तो एक ही फंक्शन, आप एक ही फंक्शन करोगे ना, आप एक साथ 10 फंक्शन नहीं कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे आप फोन चला रहे हो, आपने एक फंक्शन खोल के रखा, तो वो उसी पे तो दो चार लोग भी बैठ के काम करोगे, लेकिन एक ही तो फंक्शन चलेगा। अरे बाप रे हे भगवान, हे भगवान। ठीक है, ठीक है, इतना अंदर मत घुसो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। एक, अच्छा, एक साथ दूसरे दूसरे फंक्शंस चला सकते हैं, लेकिन वो भी एक ही इंसान करेगा ना। ठीक है, उसको एकदम बेसिक उसमें भाषा में समझो, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा मिनी कंप्यूटर। ये तो फिफ्थ क्लास वाले बच्चे का क्वेश्चन हो गया। अभी भी कंफ्यूज? अच्छा, करते हो, हाँ सही बात है, हम लोग वो स्प्लिट स्क्रीन करके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। देखो, ये जो मिनी कंप्यूटर है, इसका साइज जो होता है ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होगा, थोड़ी स्पीड इसकी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। जैसे जो बड़े बड़े ऑफिसेस है, ठीक है, जो साइंटिफिक कैलकुलेशन करने हैं, ये सब बड़े बड़े ऑफिस या फिर जो साइंटिस्ट लैब वगैरह होते हैं, उन सब में मिनी कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है, तो इसमें लिख देना, इसमें लिखना कि माइक्रो कंप्यूटर से अधिक गति, मोर स्पीड देन माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और लिखना कहाँ पे यूज हो रहे हैं, उपयोग, यूज्ड इन बैंक्स, बैंक्स, बिजनेस ऑफिसेस, बैंक्स, बिजनेस ऑफिसेस एंड लार्ज, लार्ज सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा लिख दो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी कॉरपोरेट कंपनीज वगैरह इस सब में जो यूज हो रहा है ना, ये सब मिनी कंप्यूटर है। ठीक, समझ, नाम से ऐसा लग रहा है मिनी है वो, लेकिन मिनी नहीं है, माइक्रो से बड़ा है। ठीक, अब नेक्स्ट, इसके बाद कोई विशेष कार्य के लिए अगर बनाया जाता है तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है? कोई मेन काम के लिए अगर बनाया जा रहा है तो कौन सा कंप्यूटर होगा? अब तो बता दो। मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर, नेक्स्ट लिखना मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका जो साइज होगा वो इन दोनों से भी बड़ा होगा, मतलब ये काफी बड़े होते हैं। ठीक है, और इनका काम होता है, जैसे नाम में ही समझ में आ रहा है, मेन फ्रेम, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मेन काम के लिए उसे फ्रेम किया गया है। तो जैसे जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन हो गया, ठीक है, साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई, वो सब में जो यूज होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होता है। हाँ, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे स्टेशन वगैरह पे सिर्फ एक ही काम करने के लिए लगाया जा रहा है ना, रेलवे वाला पूरा काम देखेगा। हेल्थ वाले सेक्टर में जो है वो सब में मेन फ्रेम कंप्यूटर लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें लिख देना, आकार में बहुत बड़े, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। ठीक है, इसे क्रिटिकल काम करने के लिए बनाया जाता है। क्रिटिकल काम मतलब कोई जटिल कार्य है वो करने के लिए इसे बनाया जाता है, लिख लो, जटिल कार्य करने के लिए बनाया गया है, या फिर बनाया, हाँ बनाया गया है। मेड फॉर डूइंग क्रिटिकल वर्क, मेड फॉर डूइंग क्रिटिकल वर्क। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख देना, रेलवेज, रेलवेज। ठीक है, हेल्थ केयर कंपनीज, हेल्थ केयर कंपनीज, एयरपोर्ट्स, क्या चल रहा है अभी एयरपोर्ट का, इंडिगो फ्लाइट है ना, एयरपोर्ट्स। क्या?
वैसे क्यों क्यों हो रही है फ्लाइट कैंसिल, कुछ पता है क्यों? एक नियम आया था। हाँ, रेस्ट टाइम जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन उसके आगे की, हाँ, और इसीलिए स्टाफ और ये सब की कमी हो गई, और फिर सब ऐसे हो जाएगा वो। एक, हाँ वही है। ठीक है, हेल्थ केयर कंपनीज, रेलवे आरक्षण, फिर है इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, अनुसंधान संस्थान, डिफेंस में, हाँ बिल्कुल सही, डिफेंस में, मतलब किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया गया है इनको, है ना, और बड़े बड़े कार्य है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक एक फैक्ट लिख लो, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर किसने बनाया था, कौन सी कंपनी ने बनाया था? ठीक है, लिखना पहला, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। आईबीएम कंपनी ने बनाया, आईबीएम कंपनी ने पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया है, आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म पता है, लिखना है, इंटरनेशनल, ब्रैकेट में लिख दो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। अब साइज का पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा, सबसे रीसेंट, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में हमें इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़नी है आगे। अच्छा, पहले मैं पूरा एक बार टाइप्स बता दूं, फिर सुपर कंप्यूटर अलग से पढ़े कि अभी पढ़ ले? टाइप्स पढ़ा देती हूँ, बस एक ही उसका एक ही बेसिस बचा हुआ है, फिर उसके बाद हम अलग से ही सुपर कंप्यूटर को पढ़ लेंगे। पहला कौन सा, अभी पूरी उसकी लिस्ट विस्ट भी याद करनी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। अब थर्ड है पर्पस के आधार पर, पर्पस के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पहला है जनरल पर्पस, जनरल पर्पस, जनरल नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब कोई भी सामान्य काम करने के लिए, तो इसमें मैं कुछ नहीं लिखवा रही, समझ जाना, जनरल पर्पस। जैसे लैपटॉप, पैमटॉप, नोटबुक, ये सब जो है, ये सब नोटपैड वगैरह, ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर है। फिर एक दूसरा, स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस से क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ, है ना। स्पेशल काम करने के लिए बनाया जाता है। देखो, आप लोग ने डिजिटल, अभी जो रिसेंट वाली वॉशिंग मशीन्स आ रही है इलेक्ट्रॉनिक वाली, उसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर जो कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो एक बार प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया है कि जो डिजिटल वॉच होती है उसमें किस प्रकार का देखो, डिजिटल है, डिजिटल कंप्यूटर, ये तो सबको पता है, लेकिन उसमें भी कौन सा कंप्यूटर है, तो वो होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर का, एम्बेडेड में लिख दे रही हूँ यहाँ पे, EMBEDDEED, ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसको किसी एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए बनाया जाता है, मतलब उस सिस्टम में एम्बेड, एम्बेड करने का मतलब होता है कि डाला जाना, ठीक है। तो उस कंप्यूटर में या फिर उस डिवाइस में, जैसे अगर ये डिजिटल वॉच होती, इसमें मैं कोई चीज एम्बेड कर दूं, मतलब मैंने ये एम्बेड कर दिया कि इसको समय बताना है, इसको, हाँ, सिर्फ उसी कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में हम एम्बेड कर देंगे वो फंक्शन की, उसको अगर हमने बता दिया ड्राई करके दो तो वो ड्राई करके देगा, उसको वॉश करके देना है, मतलब उसमें वो फंक्शन एम्बेड करके दिया है ना, इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये सब किसका एग्जाम्पल्स हो जाता है? एम्बेडेड। स्पेशल का है, स्पेशल में भी एम्बेडेड कंप्यूटर का। तो एम्बेडेड कंप्यूटर से कभी क्वेश्चन आ गया तो इसमें याद रहना चाहिए कि पर्टिकुलर किसी काम के लिए एक फंक्शन को उस डिवाइस में एम्बेड किया जाता है, एम्बेड किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को, फिर वो वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो लिखना है कि इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर के एग्जांपल्स, एग्जांपल्स लिख लो। स्पेशल पर्पस में लिखना एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सब है ना, ये भी स्पेशल पर्पस का एक एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वो भी स्पेशल काम के लिए, मेन फ्रेम भी, रेलवे वेलवे, ये सब स्पेशल काम के लिए बन रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल है एम्बेडेड कंप्यूटर।
इसके लिख देना, जैसे जनरल पर्पस में, ये स्पेशल में लिख देना सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा लिखना एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, अब मैं एम्बेडेड के एग्जांपल्स बता देती हूँ। डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच, उसमें क्या फंक्शन एम्बेड किया गया है कि उसको समय बताना है, डिजिटली रूप से बताना है। ठीक है, उसके बाद लिखना कार इंजन, कार इंजन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। ये एम्बेडेड पे मैंने इसलिए थोड़ा सा बता दिया क्योंकि इसका क्वेश्चन आया हुआ था कि डिजिटल वॉच में या फिर डिजिटल क्लॉक में कौन सा कंप्यूटर होता है, और डिजिटल वाला ऑप्शन में नहीं था, एम्बेडेड था, और आंसर एम्बेडेड ही है। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का कंप्लीट हुआ। सुपर कंप्यूटर अब हमको पढ़ना है। 2 बजे है क्लास, आगे कंटिन्यू करें या फिर कल करना है? रहने दें, 1 ही घंटा हुआ है लेकिन। हम्म, ये रिवीजन करा दूं? हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं टाइम नहीं करना है, आप लोग बताओ। अच्छा ठीक है, इसको रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने आज पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या देखा था?